स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा। जी हाँ, सीडीपी का ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है, बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा। सीटेट में हर बार इससे आपको 4 से 5 प्रश्न देखने को मिलेगा। सीटेट में यदि आप बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा बारीकी ढंग से पढ़ लेते हैं तो निश्चित तौर पर आप सीटेट में 4-5 नंबर बहुत ही अच्छे ढंग से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज हम बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा, यानी आज इस वीडियो में आप पढ़ेंगे पहला बाल केंद्रित शिक्षा और दूसरा प्रगतिशील शिक्षा, यानी इन दोनों की अवधारणा क्या है। इस अवधारणा के समक्ष में आपको हम आज जानकारी देने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले इसमें जान ले आप प्रगतिशील शिक्षा के जन्मदाता कौन थे, यानी जो प्रगतिशील शिक्षा है वो किसने दिया है, अर्थात इसमें सबसे ज़्यादा किसका योगदान है। तो वो है जॉन डीवी के, जो कि एक अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। बढ़ते हम अगले पॉइंट की तरफ और जानते हैं अगला बाल केंद्रित शिक्षा। जी हाँ, आपको 2 टॉपिक हम पहले ही बोल चुके हैं। तो इसमें जो दूसरा आपका टॉपिक है वो है बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा के जो जन्मदाता थे वो गीजू भाई थे। आपको बता दें जानकारी के लिए कि गीजू भाई जो है वो भारतीय शिक्षाविद थे। ये जो आप गीजू भाई देख रहे हैं, जो कि बाल केंद्रित शिक्षा के जन्मदाता माने जाते हैं, वो भारतीय शिक्षाविद है। अगला जो पॉइंट है हस्तपरक, यहाँ आप थोड़ा सही कर लेंगे, हस्तपर लिखा है तो इसे आप जान लें कि ये हस्तपरक है, गतिविधियाँ वाला उत्तर होता है। ये आप ऐसे समझे, ये मेरा ट्रिक है। यदि आप मेरा नोट्स पढ़े होंगे तो उसमें स्पष्ट तौर पे इसमें मैंने बता दिया हूँ कि जब कभी भी आपको प्रश्न में हस्तपरक गतिविधि मिले, यानी जब भी ऑप्शन में इस तरह का आप देख रहे हैं, तो ये बिल्कुल पॉजिटिव होता है और इससे आपका जो आंसर है बिल्कुल वही उत्तर होगा। इसलिए मैं यहाँ शॉर्ट में लिखा हूँ कि हस्तपरक गतिविधि वाला उत्तर होता है। आगे हम बढ़ते हैं। आपका जो बाल केंद्रित शिक्षा है, इन्हें जो प्रगतिशील शिक्षा के जन्मदाता जॉन डीवी थे, उन्होंने भी इनका समर्थन किया है। और जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा जो है वो त्रिध्रुवीय प्रणाली है, अर्थात शिक्षा जो है वो 3 चरण, यानी इसमें 3 चरण कौन कौन होते हैं तो ये आप जान लें। तो यदि हम पहले चरण की बात करें तो उसमें आ जाता है स्वतंत्र चर, दूसरा हम यदि बात करें तो मध्यस्थ चर, और तीसरा यदि हम बात करें तो ये आश्रित चर होता है, जो यहाँ नहीं इंगित किया हुआ है। और यदि प्रथम स्वतंत्र चर की हम बात करें तो उसके अंतर्गत शिक्षक आ जाते हैं। मध्यस्थ चर की बात करें तो पाठ्यपुस्तक आते हैं, क्योंकि शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में जो मध्यस्थता का काम करता है वो पाठ्य पुस्तक ही करता है, इसीलिए इसे मध्यस्थ चर कहा गया है। और लास्ट जो चर है जिसे हम आश्रित चर कहते हैं वो विद्यार्थी होता है, जो कि इन दोनों पर आश्रित होते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और जानते हैं जो आखिर क्या है इसके अंतर्गत। ये जो टॉपिक आप देख रहे हैं, बच्चों का मूल्यांकन सतत एवं व्यापक होना चाहिए। जो बिल्कुल मैंने ये पहले भी आपको पढ़ा चुका हूँ, जो जब कभी भी मूल्यांकन होगा तो वो सतत एवं व्यापक होगा। अब एसटीटी में भी इस बार पूछा गया था कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की अवधारणा किसने दिया है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की अवधारणा जो है सीबीएसई द्वारा जारी किया गया है, यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इस पर अनुसरण किया है और सतत और व्यापक मूल्यांकन पर यही चर्चा किया है, और इन्हीं के द्वारा जितने भी विद्यालय हैं उसमें ये लागू किया गया। यहाँ हम आपको ये जानकारी दे दें कि 2 चीज़ हैं, पहला सतत और दूसरा है आप देख रहे हैं निरंतर। तो यहाँ सतत का मतलब होता है निरंतर, और यदि हम व्यापक का अर्थ जाने तो इसका मतलब होता है शैक्षणिक और सहशैक्षणिक। यानी सतत मूल्यांकन का अर्थ ये हो गया कि बालक का आप सतत अर्थात निरंतर लगातार उसका मूल्यांकन करते रहिए। और यदि हम व्यापक की बात करें तो उनकी दोनों पक्ष का मूल्यांकन होना चाहिए, चाहे वो शैक्षणिक पक्ष हो या सहशैक्षणिक पक्ष हो, दोनों का मूल्यांकन किया जाता है। बढ़ते हैं हम आगे की टॉपिक पर और जानते हैं क्या है। तो पाठ्यक्रम का निर्माण
व्यक्ति विभिन्नता को ध्यान में रखकर करना चाहिए। जी हाँ, ये टॉपिक को आप बहुत ही बारीकी ढंग से ध्यान रखेंगे। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ व्यक्ति विभिन्नता, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। व्यक्ति विभिन्नता जब कभी भी आप शिक्षा दे रहे हो या मूल्यांकन कर रहे हो या फिर बालक के लिए कोई भी ऐसा योजना तैयार कर रहे हैं, तो वहाँ आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा कि बालक के जो है वो अलग अलग तरह के हैं, इसीलिए वहाँ आपको इस बात को नोट करके रखना होगा, ध्यान रखना होगा कि बालक में विभिन्नता पाई जाती है, इसीलिए उसे हम विभिन्न रूपों में प्रस्तुत करें। अगला जो टॉपिक है वो है बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत शिक्षक बाल मनोविज्ञान का सहारा लेते हैं। जो भी शिक्षक होते हैं वो जब कभी भी बालक को शिक्षण कार्य प्रारंभ करते हैं तो उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या वो शिक्षक बाल मनोविज्ञान का सहारा लेते हैं या नहीं, क्योंकि जब हम बालकों के बारे में जानेंगे नहीं तो फिर उन्हें हम पढ़ाएंगे कैसे, और बालक के बारे में जानने के लिए हम बाल मनोविज्ञान का सहारा लेते हैं। यहाँ हम जानकारी के लिए आपको बता दें कि बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत 3 स्तर का ही हम अध्ययन करते हैं। यदि हम फर्स्ट में बात करें तो शैशवावस्था, 2 में बात करें तो बाल्यावस्था और 3 में किशोरावस्था। जब आपसे पूछा जाए कि बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत किन किन अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है, तो फर्स्ट में आप बोल देंगे शैशवावस्था, सेकंड में आप बोलेंगे बाल्यावस्था और थर्ड में किशोरावस्था। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बाल मनोविज्ञान ही शिक्षक को बताता है कि एक ही व्यवहार भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न प्रेरणाओं के कारण होता है। कहने का तात्पर्य यदि एक ही बालक है, यानी तरह तरह के जो भी बालक होते हैं, सभी बालक का एक ही व्यवहार, यानी यदि आप व्यवहार को इस तरह से समझे कि यदि हंसना एक व्यवहार है तो आप देखे होंगे कि सब बालक का हंसने का जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है। यही यहाँ कहने का तात्पर्य है कि सभी बालक का जो व्यवहार होता है एक ही तरह का व्यवहार, जैसे हंसने वाला व्यवहार, रोने वाला व्यवहार या बहुत सारे एक्टिविटी ऐसा, वो आपको क्या मिलेगा, प्रत्येक बालक में भिन्न भिन्न तरह से देखने को मिलेगा। अगला जो टॉपिक है वो है बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक विभिन्न प्रकार की खोज एवं अनुसंधान का सहारा लेते हैं। ये लेना भी जरूरी है क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो एक वैज्ञानिक अन्वेषक होते हैं, अर्थात बच्चे नए नए चीज़ों को खोजते रहते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए शिक्षक को भी कि क्या बच्चे के लिए हम नए नए खोज कर पा रहे हैं या नहीं, बच्चे के लिए नए नए सोच, नए नए विचार के माध्यम से उसे हम शिक्षा दे रहे हैं या नहीं, और नहीं दे रहे हैं तो फिर आप शिक्षक में कुछ कमी है। इसीलिए शिक्षक को हमेशा खोज और अनुसंधान का सहारा लेते रहना चाहिए। बढ़ते हम अगले टॉपिक की तरफ, और इस टॉपिक में है बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत, यानी बाल केंद्रित शिक्षा के कितने सिद्धांत हैं। तो यदि हम सिद्धांत की बात करें इसके अंतर्गत, तो फर्स्ट नंबर सिद्धांत हो गया आपको प्रेरणा का सिद्धांत, जो कि बालकों में हमेशा प्रेरणा देने का काम करता है। दूसरा जो है व्यक्ति विभिन्नता का सिद्धांत, जहां हमें ये बताता है कि प्रत्येक बालक एक दूसरे से भिन्न है। और तीसरा जो है सर्वांगीण विकास, जहां ये सिद्धांत मुझे ये बताता है कि प्रत्येक बालक का सर्वांगीण विकास करना चाहिए। और चौथा जो है वो है प्रगतिशील शिक्षा, अर्थात बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत हमेशा शिक्षक को प्रगतिशील शिक्षा का सहारा लेना चाहिए। बढ़ते हम अगले टॉपिक की तरफ, और ये है प्रगतिशील शिक्षा के 2 मूल तत्व। यानी जब कभी भी आप बच्चे को प्रगतिशील शिक्षा देना चाह रहे हैं तो इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा कि क्या आप बच्चों के रुचि के अनुसार पढ़ा रहे हैं या नहीं, बच्चों के रुचि को महत्व दे रहे हैं या नहीं। और यदि आप बच्चे की रुचि को ध्यान दे रहे हैं, बच्चों के रुचि पर आप जो कार्य कर रहे हैं, तो वाकई में वो जो आपका शिक्षण कार्य होगा वो बिल्कुल प्रयासपूर्ण होगा, यानी उसमें बच्चे भी प्रयास करेंगे और साथ ही साथ आप भी प्रयास करेंगे, तो शिक्षा प्रगतिशील होगा ही होगा। बढ़ते हम अगले टॉपिक की तरफ, और ये है प्रगतिशील शिक्षा स्वयं करके सीखने पर बल देता है। जी हाँ साथियों, आप सबों को बता दें, जितने भी स्टूडेंट्स हैं आपको, कि जब कभी भी प्रगतिशील शिक्षा हम देने की कोशिश करते हैं तो यहाँ बच्चे जो हैं बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो वो क्या करते हैं, स्वयं करने के लिए रेडी हो जाते हैं, स्वयं करने की, क्योंकि उनमें हम किस चीज़ को ध्यान में रख लिए, उनकी रुचि को और उनकी प्रयास को। और जैसे ही उनका प्रयास को हम ध्यान रखें तो बालक स्वयं से यहाँ करने के लिए क्या होते हैं, तत्पर हो जाते हैं, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ, और इसमें ये महत्वपूर्ण टॉपिक है
कि प्रोजेक्ट प्रणाली, आप यहाँ देखें प्रोजेक्ट प्रणाली और इसका विकास किसने किया था, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। प्रोजेक्ट प्रणाली का विकास जॉन डेवी ने किया था। जॉन डेवी ने ही प्रोजेक्ट प्रणाली का विकास किया और इसमें प्रोजेक्ट से संबंधित बहुत सारे ऐसे पद्धति को अपनाया जिससे कि उनका शिक्षा प्रगतिशील हो। प्रगतिशील शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए जॉन डेवी ने हमेशा की तरह इसमें भी प्रोत्साहन को अपना सहारा लिया, यानी उन्होंने हमेशा बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहा आगे बढ़ाने के लिए। उन्होंने ये सोचा था कि क्यों ना बालकों को प्रोत्साहित करना चाहिए हमेशा, जिससे कि वो आगे की ओर अग्रसर रहे। तो इसीलिए प्रगतिशील शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा उन्होंने खोज और प्रोत्साहन को जो महत्व दिया। इसीलिए यहाँ कहा गया है कि प्रगतिशील शिक्षा आगे बढ़ाने के लिए खोज को प्रोत्साहन देना चाहिए। अगला जो टॉपिक है वो है शिक्षा में माता पिता की भूमिका। दो चीज़ होते हैं, कोई भी बालक को जब हम शिक्षा देते हैं तो इसीलिए बीच बीच में हम शिक्षक क्या करते हैं, तो टीचर पेरेंट्स का मीटिंग करते हैं। वहाँ हम एक दूसरे अपने दायित्व को समझते हैं, इसीलिए और दोनों का दायित्व क्या क्या है वो जान लीजिए। माता पिता का जहाँ दायित्व होता है वो होता है अग्रणोमुखी, और यदि हम शिक्षक की बात करें तो उनको सहानुभूति। यहाँ टाइपिंग में मिसप्रिंट हुआ है, इसीलिए आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। यदि हम बात करें शिक्षक की तो उनकी भूमिका जो होगी वो सहानुभूतिपूर्ण होगी, और यदि हम माता पिता की बात करें तो वो होगा अग्रणोमुखी। समझ गए होंगे आप। चलिए हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, और ये है प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत परियोजना विधि, समस्या विधि, क्रियाकलाप विधि, साथ ही साथ इन सबों के माध्यम से हम एक प्रोजेक्ट के रूप में तैयार करके तब बच्चे को शिक्षा देते हैं। तो इसमें आप ध्यान रखने वाली बात क्या है, प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत परियोजना विधि आ गया, समस्या विधि आ गया और क्रियाकलाप विधि। ये तीनों विधि को आप ध्यान रखेंगे और ये तीनों प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत आ जाते हैं। अब जो अगला पॉइंट है ये कह रहा है कि मस्तिष्क के 3 रूप होते हैं, यानी प्रत्येक मनुष्य में जो मस्तिष्क होते हैं इनके 3 रूप होते हैं, जिसमें हम पहले जो बात करें वो है चिंतन, और दूसरा जो है वो आपका अनुभूति, और तीसरा जो है वो है संकल्प। यानी कोई भी बालक की मस्तिष्क जो है ये 3 रूप में विकसित होते हैं। पहला वो चिंतन के रूप में विकसित होता है, दूसरा वो अनुभूति करता है, और तीसरा उस चीज का संकल्पना बनाते हैं अपने माइंड में। संकल्प को यहाँ आप संकल्पना के तौर पे भी जान सकते हैं। आगे का जो पॉइंट है वह है सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार द्वारा 2020 में प्रारंभ किया गया। भारत सरकार का ये उपक्रम है सर्व शिक्षा अभियान, जिसे शॉर्टकट में आप SSA भी कह सकते हैं, और जिसका स्लोगन था सब पढ़े सब बढ़े। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत यही नारा दिया था कि कोई भी बच्चे छूट ना पाए शिक्षा लेने से, और ये जो है वो 2000 में प्रारंभ किया गया था, और इसका जो स्लोगन था वो सब पढ़े सब बढ़े। इसी के अंतर्गत हम आपको ये भी बता दें कि RTE एक्ट जो आप लोग जानते होंगे, जिसका पूरा नाम है राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, जिसे हिंदी में इसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम कहा जाता है, और यह अधिनियम 2009 के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन इसमें आप लोग ध्यान रखेंगे यह अधिनियम पूरे भारतवर्ष में 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं क्योंकि इसके एक्ट का नाम है RTE 2009, तो बहुत सारे लोग ये समझ लेते हैं जो 1 अप्रैल 2009 को लागू हुआ होगा। इसीलिए आप इसको ध्यान रखेंगे कि RTE एक्ट 2009 में नहीं बल्कि 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। इसकी जो मुख्य विशेषता है ये है कि इसमें 6 से 14 वर्ष के बालक को निःशुल्क और मुफ्त शिक्षा जो है दी जाती थी, और ये भी अनिवार्य दी जाती है थी नहीं। आपको बता दें कि इसी के अंतर्गत ये भी डिसाइड किया गया है कि इसमें यदि हम कक्षा की बात करें तो 1 से 8 तक की बच्चों को इसमें पढ़ाए जाते हैं। 1 to 8 के बच्चे को जो है इसमें शिक्षा दी जाती है। यदि कक्षा की बात करें तो 1 to 8, और यदि एज की बात करें तो 6 से 14 वर्ष की बच्चों को। अंक वाला उत्तर नहीं होता है, ये आपको सब इसी तरह हर एक वीडियो के लास्ट में कुछ आपको ट्रिक मिल जाएंगे जो आप देख सकते हैं। यहाँ अंक वाला उत्तर नहीं होता है, यानी जब कभी भी हम बालक को
मूल्यांकन कर रहे हैं तो वहाँ आपको अंक में नहीं देना है उसका आंसर, उसका जो मूल्यांकन के बाद जो उसका हम जो रिजल्ट देंगे वो अंक में नहीं होना चाहिए, ग्रेड में होना चाहिए। अब सोचते होंगे आप जो अंक वाला उत्तर क्यों नहीं होगा, तो आपको बता दें बच्चों को जब हम अंक देते हैं तो बच्चा कहीं ना कहीं वो हतोत्साहित होता है। जैसे कि मान लीजिए यदि 300 नंबर पे आप जानते हैं जो फर्स्ट होता है कोई बालक, तो और यदि कोई बालक वहाँ पे 299 नंबर लाता है और वो उसके बाद सेकंड हो जाता है, तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि सिर्फ एक अंक के कारण बच्चे अपने आप को हतोत्साहित हो गए। और इसी को लेकर इस चीज़ का जो है समर्थन करना सभी मनोवैज्ञानिक ने छोड़ दिया और लास्ट में यही डिसाइड किया गया कि बच्चों को अंक न दिया जाए बल्कि उसके बदले में उन्हें ग्रेड दिया जाए। यह जो चैप्टर है ये ख़त्म हो चुका है। अब हम आपको अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बताएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक अवश्य करें, साथ ही साथ दोस्तों को भी शेयर करें और इसी तरह सभी चैप्टरों वाइज आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे वीडियो। तो आप यदि पिछला वीडियो नहीं देखें तो आप उसको भी विजिट करके देख लें। धन्यवाद।